नमस्कार। मैं मांडवी आप सभी का एनडीडी न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। बीते 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया है। विपक्षी इंडिया अलायंस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने और विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनावी लाभ हासिल करने वाली भाजपा को इस फैसले से करारा झटका लगा है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए अल्पसंख्यक विरोधी भाषणों का सोशल मीडिया पर लगातार विरोध हो रहा है और विपक्ष ने भी इस मामले पर भाजपा को घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते सप्ताह अपने भाषणों में वोट जिहाद और बाबरी लॉक आदि शब्दों का इस्तेमाल किया और दावा किया कि कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी से आरक्षण खींचकर मुस्लिम समुदाय को देने का प्रयास किया है। इस तरह की विभाजनकारी वीडियो पर कर्नाटका पुलिस ने एक्शन लेते हुए बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, आईटी सेल चीफ अमित मालवीय और कर्नाटका चीफ बीवी विजेंद्र पर एफआईआर दर्ज की है। विपक्ष ने कहा है कि सांप्रदायिक उन्माद और विभाजनकारी भाषणों से बीजेपी चुनावी रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास अपने 10 साल के शासन में गिनवाने लायक काम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का पर्दाफाश करते हुए झारखंड के लोकतंत्र बचाओ नामक संगठन के प्रतिनिधियों ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रवि कुमार से 6 मई को मुलाकात भी की। हालांकि मुलाकात के पश्चात प्रतिनिधियों ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का रवैया चिंताजनक था, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विभाजनकारी बयान पर कार्रवाई का कोई संकेत नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर भी आम नागरिकों और सिविल सोसाइटी समूहों ने भाजपा द्वारा लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर चुनाव आयोग की कार्रवाई को सतही बताया है। प्रज्वल रेवन्ना एमएमएस कांड मामले में एसआईटी ने एक और रेप केस दर्ज किया है। इससे पहले पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उस पर रेप केस दर्ज करवाया था। इस मामले में उसके पिता और जेडीएस नेता एचटी रेवन्ना को पहले ही एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी है। प्रज्वल अभी फरार है और उस पर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। अब तक 3000 से अधिक वीडियो सामने आए हैं जो बीते 5 सालों में बनाए गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने अपने भाई और भतीजे का बचाव करते हुए एसआईटी जांच पर सवाल उठाए हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को इस मामले में जांच सौंपने के लिए राज्यपाल से मुलाकात भी की है। जेडीएस इस समय भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 11 मई को भाजपा नेता जी देवराज गौड़ा को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले पर दिल्ली कोर्ट ने 10 मई को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए। कोर्ट ने कहा कि केस में बृजभूषण के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। बताना चाहेंगे कि पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष कैसरगंज सीट से भाजपा सांसद हैं। इस बार इस सीट पर बृजभूषण के बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया है, जिसके बाद ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि बृजभूषण जीत गया और देश की बेटियां हार गईं। बताना चाहेंगे कि बीते सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करण सिंह को टिकट दिए जाने के पार्टी के फैसले का बचाव करती हुई दिखाई पड़ी। आम जनता, पहलवानों और महिलाओं में भाजपा के खिलाफ भारी नाराजगी है। बीते 3 मई को नोएडा सेक्टर 26 में 2 सफाई कर्मचारियों की एक मकान के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। मृतक व्यक्तियों के परिवारजन ने बताया कि मकान मालिक ने रात के अंधेरे में सफाई करने के लिए कहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, जिसके पीछे मामले को रफा दफा करने का उद्देश्य बताया जा रहा है। बताना चाहेंगे कि द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 के तहत किसी व्यक्ति को सेप्टिक टैंक, सीवर आदि की सफाई हेतु काम पर रखने को अपराध की श्रेणी में गिना जाता है, किंतु आर्थिक परिस्थितियों के दबाव में आज भी लोग यह काम करने को मजबूर हैं।
हमास इजराइल के बीच मिस्र में शांति समझौते की कोशिशें विफल रहीं। इजराइल ने समझौते को मानने से साफ इनकार करते हुए रफा पर हमला शुरू कर दिया है। रफा में इस समय लगभग 10 लाख शरणार्थी हैं जो पलायन को मजबूर हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस समय नरसंहार और भुखमरी होने की चिंता जताई है। तुर्की ने भी इजराइल के साथ अपने संबंध तोड़ दिए हैं। उधर इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर आम लोगों ने बंधकों के छुड़ाने की मांग के साथ साथ राजनीतिक फायदे के लिए युद्ध कराने के खिलाफ आरोप लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 233 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल का कहना है कि आयोग में केवल 40 पद ही स्वीकृत हैं। महिला आयोग ने तकरीबन 200 पदों की नियुक्ति अनधिकृत रूप से की है, जो गैरकानूनी है। चुनाव के दौरान उपराज्यपाल द्वारा यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित बताई जा रही है। इस घटना से जहां एक ओर कर्मचारियों के बीच भारी आक्रोश है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की महिलाओं को कर्मचारियों की कमी के कारण न्याय मिलने में देरी की आशंका है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारतीय परिवारों की बचत घटी है, वहीं कर्ज बढ़ा है। 2013 के मुकाबले में भारतीय परिवारों का कुल कर्ज 73% बढ़ा है। वहीं 2023 में देश के परिवारों की कुल वित्तीय बचत में सिर्फ 5.3% की बढ़ोतरी हुई, जो पहले वर्षों में 7% और 8% के बीच थी। बता दें, बचत का यह आंकड़ा बीते 5 दशकों में सबसे कम है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि देश में बढ़ती आर्थिक गैर बराबरी के चलते समाज के हाशियाई परिवारों की स्थिति बद से बदतर हुई है। आज अमीर गरीब के बीच गैर बराबरी ब्रिटिश काल से भी ज्यादा है, जिसके बराबर आवंटन की बात विशेषज्ञ कह रहे हैं। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा, चुनाव आयोग को देनी चाहिए मतदान प्रतिशत के साथ मतदान संख्या की जानकारी। 7 मई को लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण 63% वोटिंग के साथ संपन्न। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर होगा मतदान। ADF की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 21% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामला दर्ज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान की लंबी बीमारी के उपरांत निधन। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में पुणे कोर्ट ने 2 को उम्र कैद की सजा दी और 3 को सबूतों की कमी के चलते करा रिहा। रोहित वेमुला आत्महत्या मामले में क्लोजर रिपोर्ट देने पर उठे सवालों के पश्चात तेलंगाना पुलिस ने केस की पुनः जांच का लिया निर्णय। मुंबई में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, बिजली न होने पर सरकारी अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में की डिलीवरी, मां बच्चे की मौत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग को बुझाने के दौरान झुलसने से 3 मजदूरों की मौत और 1 मजदूर की हालत गंभीर। मजदूर नेपाल से थे और अग्निशमन टीमों का हिस्सा नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पत्नी के साथ जबरन अननेचुरल सेक्स के मामले में दर्ज केस यह कहते हुए रद्द कर दिया कि महिला की सहमति मायने नहीं रखती। महिला संगठनों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस AP शाह के साथ द हिंदू के पूर्व संपादक N राम ने PM मोदी, राहुल गांधी को सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित किया। फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन की वैश्विक वापसी शुरू की। भारत में वैक्सीन को कोविशील्ड नाम से प्रदान किया गया था। कंपनी ने बीते सप्ताह वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट कम होने के दुष्प्रभावों की बात स्वीकार की थी। ब्राजील के दक्षिणी क्षेत्र में आए तूफान और बाढ़ से 1 करोड़ 9 लाख लोग प्रभावित हुए। लगभग 3,40,000 लोग विस्थापित हुए और मरने वालों की संख्या 126 तक पहुंची। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक NDD न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।